हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम 12th केमिस्ट्री से 12th क्लास का जो आपका केमिस्ट्री है उससे चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 यानी चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। और कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न था? 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले, यानी जितने भी इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सभी हम इसी वीडियो में से आपको क्लियर कर लेने वाले हैं। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रहेगा चैप्टर नंबर 6 से। अगर आपका कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो इस केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो प्लेलिस्ट का लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हुए, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर नंबर 6 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे, लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और जो आपका चैप्टर छूटा होगा उसको भी आप क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं और 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और आपको लास्ट तक रुके रहना होगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपका केमिस्ट्री का तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए हम 1 नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम देर ना करते हुए देखना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। सबसे जो पहला नंबर प्रश्न है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्वेश्चन है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना किस धातु का अयस्क है। ए में है कि Ag, बी में है Pb, सी में है Cu और डी में है Fe। गैलेना किस धातु का अयस्क है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। सभी स्टूडेंट को कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर। कमेंट में बता दीजिए इसका राइट आंसर कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। किस धातु का अयस्क है गैलेना। तो आपका इसका 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Pb का अयस्क है गैलेना, Pb का अयस्क हो जाएगा, Pb का। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए और इसका आंसर लगाइए। एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। ए में है बॉक्साइट, हेमाटाइट, डोलोमाइट और इनमें से कोई नहीं। एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा अयस्क हो जाएगा एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का आपका अयस्क हो जाएगा ये बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर अब चलते हैं। आपका यह अगला प्रश्न पर आ चुके हैं हम। अगला प्रश्न 3 नंबर में है। 3 नंबर में जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, इधर उधर की बात छोड़िए और अपने पूरा कंसंट्रेशन मोबाइल पर लगाइए अपना। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ए में सोडियम, बी में लोहा, सी में जिंक, डी में सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपका पूरा ध्यान आपको पढ़ाई पर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बताइए 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोना। जो आपका ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो धातु वो होता है आपका सोना। तो क्या होता है आपका ये सोना होता है। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर में है कि कैसीटेराइट अयस्क है। कैसीटेराइट कैसा अयस्क है। ए में दिया हुआ है कि Mn का, बी में दिया हुआ है कि Ni का, सी में दिया हुआ है कि Sb का और डी में दिया हुआ है कि Sn का। कैसीटेराइट अयस्क है। कैसीटेराइट किसका अयस्क है बता दीजिए। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में कि कैसीटेराइट किसका अयस्क है। तो कैसीटेराइट आपका ऑप्शन नंबर डी Sn का अयस्क हो जाएगा। Sn का अयस्क होता है ये कैसीटेराइट। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। चले अब यहाँ तो क्लियर है ना, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलना है। यहाँ से आपका प्रश्न आपका 5 से 6 नंबर का एक प्रश्न आपको यही से पूछा था। ये चैप्टर नंबर 6 से ही पूछा जाता है। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है इस प्रकार से। 5 नंबर पर प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। कौन सा संयुक्त होता है। ए में कि Al यानी एल्यूमिनियम, बी में C और सी में दिया हुआ कि Mg और डी में दिया हुआ कि CO। स्मेल्टिंग में धातु
के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। क्या संयुक्त है? तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कैल्शियम। आपका सी नहीं, सी ने कार्बन, इसका हो जाएगा राइट आंसर। कार्बन होता है, सी का कार्बन होता है। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। और के से हम क्या दर्शाते हैं? के से आपको दर्शाते हैं कैल्शियम का। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये 6 नंबर में है और लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी स्टूडेंट से कह रहे हैं लास्ट तक बने रहिएगा। आपका इस चैप्टर से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ कर जाना है। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ कर जाइएगा। आपका इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जो आपको 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी पूछे जाएगा। तो चलिए मैं हम 6 नंबर प्रश्न को भी समझ लेते हैं कि डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए में एल्यूमिनियम, बी में Mg, सी में K और डी में Ca। डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? तो डोलोमाइट जो खनिज होता है उसमें पाया जाता है आपका ये Mg, मैग्नीशियम पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है चलिए देखते हैं उसको। अगला प्रश्न का 7 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है? ए में है बॉक्साइट, बी में है कि क्रायोलाइट, सी में है कि फेस्फोर और डी में है मालाकाइट। निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हो जाएगा? देखिए इसका अयस्क जो होगा ना, जो अयस्क होता है इसका हम एक ट्रिक लाएंगे। इसका ट्रिक उसको आप याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक लाएंगे जिसके कारण आपका जो भी अयस्क होता है, कौन सा धातु किसका अयस्क है, वो आपका क्लियर करा देंगे। तो अभी आप 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बता दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है? तो प्रमुख अयस्क एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये 8 नंबर में प्रश्न है कि समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। ए में मैग्नीशियम, बी में सोडियम, सी में आयोडीन और डी में है इनमें से कोई नहीं। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा हो जाएगा? तो समुद्री में जो जल में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ये सोडियम। समुद्री जल में सोडियम पाया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको भी चलिए हम देखते हैं। अगला प्रश्न का 9 नंबर में है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र है। ए में है कि Cu2S और बी में CuFeS और सी में है कि CuFeS2 और डी में है कि Cu2FeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CuFeS2 आपका सूत्र होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये सब प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेनी है। आपका 10 नंबर में प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। ए में कि फेन उत्प्लवन विधि और बी में कार्बन के द्वारा अवकरण और सी में गुरुत्वाकर्षण और डी में जारण। वीडियो को लेकर लाइक सभी स्टूडेंट कर लेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और आप लोग जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे वो सब क्या करेंगे, लाइक जरूर कर लेंगे। लाइक करके और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे तो कर लीजिएगा। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेन उत्प्लवन विधि, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आ चुके हैं हम। कितना नंबर प्रश्न है? 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर में जो प्रश्न है क्या कह रहा है चलिए इसको देखते हैं। विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? ए में दिया हुआ है कि +3, बी में दिया हुआ है कि +5 और सी में दिया हुआ है कि +3 और +5 दोनों और डी में है कोई नहीं। विस्मत की जो सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है आपका ये +3 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का ये 12 नंबर में है कि निम्न में से कौन सी धातु निक्षालन द्वारा निष्कासित नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से जो कौन सी धातु है जो निक्षालन द्वारा निष्कासित नहीं की जाती है? ए में एल्यूमिनियम, बी में मरकरी और सी में चांदी और डी में है सोना। निम्न में से कौन सी धातु निक्षालन द्वारा निष्कासित नहीं की जाती है? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बता दीजिए। तो हम बताते हैं 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकरी।
मरकरी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा राइट आंसर मरकरी। निम्न में से कौन सी धातु निष्क्षालन द्वारा निष्कासित नहीं की जाती है? तो कौन सी धातु नहीं की जाती है? ये नहीं की जाती है आपका मरकरी। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यह इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न है, इसको भी आप पढ़िए और जवाब बताइए। जिंक या कॉपर के सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? हम फिर भी कर रहे हैं, लास्ट तक बन रहिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। जिंक कॉपर के सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? ए में है कि प्लवन विधि, बी में विद्युत चुम्बकीय विधि, सी में गुरुत्व पृथक्करण और डी में है कि आसवन। जिंक कॉपर के सल्फाइड अयस्क को किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। किसके विधि के द्वारा? प्लवन विधि के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका ये 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अयस्क रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? निम्न में से कौन सा अयस्क रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर एक बार बता दीजिए आप सभी लोग। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और बढ़े अब अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, चलिए उसको देखना स्टार्ट करते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ है। बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ कौन हो जाएगा? इसका जवाब कमेंट में आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ए में दिया हुआ है कि CuO और बी में दिया हुआ है कि ZnO और सी में दिया हुआ है कि CaO और डी में है कि SiO2। बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ कौन सी हो जाएगी? सामान्य अशुद्धियाँ आपका होती है SiO2, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 16 नंबर में है कि टीन युक्त एक अयस्क है जो FeCrO4 को किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? टीन युक्त एक अयस्क FeCrO4 को किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? में है गुरुत्व पृथक्करण, बी में दिया हुआ है कि चुंबकीय पृथक्करण, सी में है कि झाग पलवन और डी में है कि निक्षालन। देखिए ये सब विधि भी आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। देखो हम वीडियो लाएंगे, इसमें सभी जो विधि होगा इसको हम क्लियर करा देंगे। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा इसको सांद्रित किया जाता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं हम। 17 नंबर प्रश्न में क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अयस्क चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा अयस्क चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित नहीं किया जाता है? ए में कि हेमेटाइट, बी में कि मेलेकाइट, सी में कि मैग्नेटाइट और डी में कि सीडेराइट। निम्न में से कौन सा अयस्क चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित नहीं किया जाता है? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मेलेकाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न पर आ चुके हैं हम। 18 नंबर में जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु को सिलिका अस्तर परिवर्तक के द्वारा निष्कासित किया जाता है? ए में है कि Mg, बी में है कि Al, सी में है Au और डी में है कि Zn। निम्न में से कौन सी धातु को सिलिका अस्तर परिवर्तक के द्वारा निष्कासित किया जाता है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बता दीजिए। तो हम इसका जवाब बताते हैं, आपका Cu हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है Cu। और लास्ट तक बने रहिएगा, आपका 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़कर ही जाना है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, चलिए आ चुके हैं हम 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर में जो आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से सल्फाइड को तीव्र रूप से हवा में गर्म करने पर वह ऑक्साइड के बिना पृथक अपचयन से ही संगत धातु को प्रदान करता है? निम्न में से कौन से सल्फाइड को तीव्र रूप से हवा में गर्म करने पर वह ऑक्साइड के बिना पृथक अपचयन के ही संगत धातु को प्रदान करता है? ए में Cu2S, बी में कि FeS, सी में कि HgS और डी में कि ZnS। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बता दीजिए। कमेंट में इसका जवाब बता दीजिए कितना नंबर। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इस प्रकार से लिखिएगा। 19 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर ए होगा तो ए लिखिएगा, बी होगा तो बी लिखिएगा, सी होगा तो सी लिखिएगा और डी होगा तो डी लिखिएगा। कमेंट में इसका जवाब लिख दीजिए। हम चलते हैं अगला प्रश्न पर।
आपका अगला प्रश्न 20 नंबर में है कि निम्न में से कौन सी धातु को एल्यूमीनियम द्वारा इसके धातु ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता वाला प्रश्न आ गया। अब इसको कैसे बनाइएगा, निम्न में से कौन सी धातु को एल्यूमीनियम द्वारा इसके धातु ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया हुआ है कि Cr, बी में दिया हुआ है कि Mn, सी में दिया हुआ है कि Fe और डी में दिया है कि Mg। क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी धातु को एल्यूमीनियम द्वारा इसके धातु ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता वाला प्रश्न रहेगा तो हो जाएगा आपका Mg को हम नहीं कर सकते हैं, यानी मैग्नीज को। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न पर आ चुके हैं। अगला प्रश्न कितना नंबर में, 21 नंबर प्रश्न में है। 21 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि सल्फर को हटाने के लिए पायराइट को गर्म करना कहलाता है। सल्फर को हटाने के लिए पायराइट को गर्म करना क्या कहलाता है, ए में है प्रगलन, बी में है निस्तापन, सी में है द्रवीकरण और डी में है भर्जन। सल्फर को हटाने के लिए पायराइट को गर्म करना क्या कहलाएगा, बताइए, कमेंट बताइए। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कि सल्फर को हटाने के लिए पायराइट को गर्म करना क्या कहलाता है, तो पायराइट को जो गर्म करना वह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, भर्जन। ऑप्शन नंबर डी यानी भर्जन कहलाता है। तो भर्जन किसे कहते हैं, किसको मालूम है, एक बार बता दीजिएगा। भर्जन की परिभाषा आप लोग कमेंट में लिख कर जाइएगा ताकि हमको पता चले कितने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं भर्जन किसे कहते हैं। इसका जवाब आपको डिफिनेशन कमेंट में लिख देना है। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न का 22 नंबर में है। 22 नंबर में जो प्रश्न है कि हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइमस्टोन को मिलाया जाता है जो कार्य करता है, जो क्या चीज़ का कार्य करता है कि हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइमस्टोन को मिलाया जाता है जो कार्य करता है क्या चीज़ का, ए में है गालक, बी में है धातुमल, सी में है कि अपचायक और डी में है कि गैंग। हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइमस्टोन को मिलाया जाता है जो क्या चीज़ का कार्य करता है, तो वो कार्य करता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गालक का वो कार्य करता है। गालक आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे गालक किसे कहते हैं, आप वो सभी स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा था। ये सब्जेक्टिव की क्लास में इसको हम कवर करा देंगे। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 23 नंबर में। 23 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि गिब्स की ऊर्जा एवं ताप के मध्य एलिगम ग्राफ से सी एवं CO में से कौन सा अभिकारक ZnO के लिए बेहतर अपचायक है, ए में है कार्बन, बी में है कि CO, सी में दिया हुआ कि ये दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। गिब्स की ऊर्जा एवं ताप के मध्य एलिगम ग्राफ से C एवं CO में कौन सा अभिकारक ZnO के लिए बेहतर अपचायक है, तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कार्बन। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कार्बन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न आपका 24 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा धातुमल आयरन के निष्कर्षण के दौरान उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा धातुमल आयरन के निष्कर्षण के दौरान उत्पन्न होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा इसको हम बता देते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा CaSiO3 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है इस प्रकार से आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न को पढ़िए और कमेंट में आंसर लगाइए। 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचायित नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचायित नहीं किया जा सकता है। ए में है कि फेरिक ऑक्साइड, बी में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी में है कि जिंक ऑक्साइड और डी में है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचायित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा नहीं किया जा सकता है, तो आपका ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न का 26 नंबर में है। 26 नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत अपघटय अपचयन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत अपघटय अपचयन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। 26 नंबर प्रश्न का बताइए आंसर। ए में है कि Fe, बी में Cu और सी में है Ag और डी में है कि Al। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत अपघटय अपचयन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ये की जाती है आपका Al। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर।
आपका अगला जो प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न 27 नंबर में कि निम्न में से कौन सी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं किया जा सकता है? ए में Cr, बी में दिया हुआ है कि Na, सी में कि Ca और डी में कि Mg। निम्न में से कौन सी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपसे निवेदन है कि न्यू स्टूडेंट होंगे तो वह सब्सक्राइब कर ही लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे न्यू स्टूडेंट। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए आप लोग कमेंट में। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा। ए आता है तो ए लिखिए, और बी होगा तो बी लिखिए, सी होगा तो सी लिखिए और डी होगा तो डी लिखिए। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। आपका 28 नंबर प्रश्न क्या है, इसको आप पढ़िए कि ब्राइन से क्लोरीन का निष्कर्षण आधारित है। ब्राइन से क्लोरीन का निष्कर्षण आधारित है। 28 नंबर प्रश्न ए में है कि अपचयन पर, बी में विस्थापन पर, सी में ऑक्सीकरण पर और डी में कि वाष्पीकरण पर। ब्राइन से क्लोरीन का निष्कर्षण आधारित है किस पे? यह आधारित है ऑक्सीकरण पर। किस पर? ऑक्सीकरण पर यह आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो काफ़ी VVI प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। और चलती है अगला प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है आपका 29 नंबर में प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं होती है। निम्न में से कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं होती है। ए में है विद्युत अपघटन, बी में प्रगलन, सी में प्रदंडन और डी में द्रवीकरण। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रगलन। प्रगलन जो होती है वो विधि नहीं होती धातुओं के शोधन की। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर में है कि निम्न में से कौन सी विधि सिलिकॉन हेतु शुद्धिकरण की विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आप सभी को गनते हुए चलिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। हम लास्ट में पूछेंगे, आपको कमेंट में लिख कर जाना होगा कि आप 70 में से कितना सही कर पाए, तो गिनते हुए चलिएगा। निम्न में से कौन सी विधि सिलिकॉन हेतु शुद्धिकरण की विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ए में विद्युत अपघटनीय शोधन और बी में द्रवीकरण, सी में कि जोन शोधन और डी में कि आसवन। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन सी विधि सिलिकॉन हेतु शुद्धिकरण के विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी जोन शोधन इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न है कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन की विधि के दौरान अशुद्धि के रूप में उपस्थित कुछ धातुएं एनोड मड के रूप में बैठ या जम जाती है। ये कौन सा है। ए में कि Sn एवं Ag, बी में कि Pb एवं Zn, सी में Ag एवं Au और डी में कि Fe एवं Ni। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन की विधि के दौरान अशुद्धि के रूप में उपस्थित कुछ धातुएं एनोड मड रूप में बैठ या जम जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी Ag एवं Au इसका हो जाएगा राइट आंसर, Ag एवं Au। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। 32 नंबर में है कि तत्वों के एक संख्या भूपर्पटी में उपलब्ध होती है। देखिए अभी आपका समय, आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, अब जितना पढ़ना होगा पढ़ लीजिए। तो लास्ट में आपका सिर्फ रिवीजन करने का ही समय मिलता है, उसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाइएगा, आपका कुछ महीना ही बचा हुआ है। तत्वों के एक संख्या भूपर्पटी में उपलब्ध होती है किंतु सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। ए में है कि Al एवं Fe और बी में कि Al एवं Cu और सी में कि Fe एवं Cu और डी में कि Cu एवं Ag। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। Al एवं Fe इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 33 नंबर में है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। ए में कि फेन उत्प्लवन विधि, बी में कि कार्बन के द्वारा अवकरण, सी में गुरुत्व पृथक्करण विधि और डी में जारण। 33 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका जवाब कमेंट में बता दीजिए। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है चलिए उसको भी देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि 34 नंबर प्रश्न
क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपको MBBI है, इसको आप पूछेगा आपको याद कर लेनी है आपको। क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। ए में है पेनिसिलिन, बी में कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी में कि टेट्रासाइक्लिन और डी में कि क्रोमोमाइसिन। क्या हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न आ चुके हैं आपका ये 35 नंबर प्रश्न है 35 नंबर में कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है। में प्रक्षेत्र शोधन, बी में कि क्यूप्रेलीकरण और सी में कि वाष्प अवस्था विधि और डी में निस्तापन। 35 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है किस विधि के द्वारा, प्रक्षेत्र शोधन यानी ऑप्शन नंबर ए के द्वारा ये किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आते हैं 36 नंबर प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन है जो सल्फाइड अयस्क है। ए में है मैलेकाइट, बी में है गैलेना, सी में है कैलेमाइन और डी में है कि कार्नालाइट। निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क कौन है तो यह हो जाएगा आपका गैलेना। गैलेना जो होता है सल्फाइड अयस्क होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। का अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न इस प्रकार से है 37 नंबर प्रश्न में। 37 नंबर में प्रश्न है कि DNA संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है बताइए। DNA संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है आपका निकाला जाता है। ये क्या किया जाता है निकाला जाता है। इसको आप याद नहीं कर सकते थे, इस प्रश्न को आप क्या करें ये बता देते हैं राइट आंसर। आप एक बार ध्यान रखिएगा, इसको आप निकालने का भी हम ट्रिक लाएंगे, उसको आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए में दिया हुआ है कि 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो क्या हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 38 नंबर में है कि वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है ए में है कि गिल्प्टल से, बी में कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से, सी में कि पॉलीस्टाइरीन से और डी में कि वैकालाइट से। वैद्युत स्विचों का निर्माण होता है। कैसे होता है वैद्युत स्विचों का निर्माण बता दीजिए। तो वैद्युत स्विचों का निर्माण वैकालाइट से होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कितना नंबर में है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर में कच्चा लोहा यानी पिग आयरन में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। ए में है कि फास्फोरस, बी में मैग्नीज, सी में कार्बन और डी में सिलिकॉन। कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में अशुद्धि के रूप में रहता है। तो कौन रहता है अशुद्धि के रूप में, ये रहता है आपका कार्बन होता है, ये अशुद्धि के रूप में रहता है कच्चा लोहा में। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं 40 नंबर में है गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। ए में कैलेमाइन को, बी में हेमेटाइट को, सी में कैल्थोपाइराइट को और डी में कि बॉक्साइट को। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। किसको सांद्रित किया जाता है, ये किया जाता है आपका हेमेटाइट को। हेमेटाइट को क्या किया जाता है सांद्रित किया जाता है। हेमेटाइट को सांद्रित किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं कि क्या है 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। निम्न में से किस अयस्क का जो सांद्रण होता है वो रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। ए में गैलेना, बी में कॉपर पाइराइट, सी में कि सिनेबार और डी में कि एजेंटाइट। क्या हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बता दीजिएगा कि निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ये किसका एजेंटाइट का ये किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 42 नंबर में है फेन उपप्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन उपप्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कितना नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर कमेंट में बता दीजिए कि फेन प्लवन विधि से किसका सांद्रण किया जाता है। ए में है कि सिनेबार, बी में है कि बॉक्साइट, सी में है मालाकाइट
और डी में है जिंकाइट। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बता दीजिए। और हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बतानी है। और आपका अगला जो प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न में कि मालाकाइट अयस्क का सूत्र है। मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या हो जाएगा? मालाकाइट अयस्क का सूत्र ए में है कि Fe3O4 और बी में है Mn3O4 और सी में कि NiAS और डी में CuOH2 और CuCO3। क्या हो जाएगा? मालाकाइट अयस्क का सूत्र कौन सा हो जाएगा? मालाकाइट जो अयस्क का सूत्र होता है वह क्या होता है? तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी CuOH2 और CuCO3 यह होता है मालाकाइट अयस्क का सूत्र, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर में है कि इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। इस्पात को लाल तप्त कर यानी लाल तपाकर धीरे धीरे उसको हम ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? में कि हार्डनेडिंग और बी में कि एनीलिंग, सी में कि टेम्परिंग और डी में नाइट्रोडिंग। क्या कहते हैं? इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं क्या? एनीलिंग कहते हैं उसको हम, एनीलिंग। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर अब आते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको भी हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न का 45 नंबर में है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कासित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से किसको निष्कासित किया जाता है? ए में Cu, बी में कि Al और सी में Fe और डी में कि Mg। और कार्बन अपचयन विधि से किसको निष्कासित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका Fe को निष्कासित किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और न्यू स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। और चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 46 नंबर में है कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। आग बुझाने के उपयोग में यानी जो आग लगता है तो उसको बुझाने में हम किसका प्रयोग करते हैं वही पूछा जा रहा है। तो आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए में है कि CHCl3, बी में कि CCl4, सी में कि C2H5O C2H5 और डी में कि C2H5 और OH। क्या हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ हो जाएगा क्या? आग बुझाने के लिए उपयोग होता है आपका CCl4 का जो काफ़ी MBBI प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, सभी स्टूडेंट इसको याद जरूर कर लेंगे। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न में चलिए हम देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है कि अयस्क से क्या है? प्रश्न में ध्यान से पढ़िए। अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को कहते हैं। अयस्क से गंधक की अशुद्धि को हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? ए में है कि निस्तापन, बी में जारन, सी में प्रवदवन और डी में कोई नहीं। अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की हम विधि को कहते हैं जारन। गर्म करने की विधि को जारन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आते हैं अगला प्रश्न पर, चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर में है कि निम्न में से किस धातु के विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? ए में कि Al, बी में कि Bi, सी में Sn और डी में Pb। निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो किसको शुद्ध किया जाता है? ये किया जाता है का Al यानी एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? ये विद्युत शुद्धिकरण द्वारा। और आते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर में है कि थर्माइट विधि में अपचायक होता है। थर्माइट विधि में अपचायक होता है। ए में निकेल, बी में सिल्वर, सी में कॉपर और डी में सोडियम। थर्माइट विधि में अपचायक कौन होता है? 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर कमेंट में बताना है इसको। इसका हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर में है कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। ए में है गोल्ड, बी में सिल्वर, सी में कॉपर और डी में सोडियम। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गोल्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए हम 50 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं और 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आपको लास्ट तक रुके रहना है। आप यहाँ तक रुके हैं तो थोड़ा देर और रुकिए और पूरा प्रश्न को पढ़ कर जाइए। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। आपका आ चुका है अगला प्रश्न आपका 51 नंबर में है
कि निम्न में क्यूप्रस अयस्क है, क्यूप्रस अयस्क निम्न में से कौन है? ए में है मैलासाइट, और बी में दिया हुआ है कि क्यूपराइट, सी में एजुराइट, और डी में है चाल्कोपाइराइट। निम्न में से क्यूप्रस अयस्क कौन सा हो जाएगा? क्यूप्रस अयस्क एक ही होता है, क्यूपराइट होता है। क्यूप्रस अयस्क है तो क्यूपराइट होगा, जाहिर सी बात है। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ये 52 नंबर में है। 52 नंबर प्रश्न कि सभी अयस्क खनिज है। सभी अयस्क क्या है? खनिज है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्यों बताइए? सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज है जो वो अयस्क नहीं है, क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मृत व्यतिदा के साथ नहीं किया जा सकता। कि बी में खनिज जटिल यौगिक होते हैं, कि सी में कि खनिज अयस्क से प्राप्त होते हैं, कि डी में कि सभी सत्य है। क्या हो जाएगा ये आपका 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मृत विविधता के साथ नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। ए में संपर्क विधि, बी में बेयर विधि, सी में थर्माइट विधि, और डी में कि डाउन विधि। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका डाउन विधि। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि डाउन विधि कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? कौन सा है जो आयरन का अयस्क नहीं है? ए में लिमोनाइट, बी में मैग्नेटाइट, सी में कि कैसीटेराइट, और डी में इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कैसीटेराइट। यानी निम्न में से आयरन का अयस्क नहीं है तो कैसीटेराइट नहीं है, बाकी ये लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर आ चुके हैं 55 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर? 55 नंबर। कि निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? ए में है कि काइलाइट, बी में डोलोमाइट, सी में कैलामीन, और डी में कि समुद्री जल। 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? जब भी नहीं वाला प्रश्न रहेगा तो इसको नहीं को घेर लेना है और नहीं को ध्यान से पढ़ना है। कई बार होता क्या है कि नहीं को हम है रहता है वो समझ लेते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलामीन इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर में है कि जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? ए में वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, बी में कि भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, और सी में है कि भर्जन के बाद हाइड्रोजन के साथ अपचयन द्वारा, और डी में कि भर्जन के बाद एवं स्व अपचयन द्वारा। तो 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा इसका होता है राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर प्रश्न आ चुका है कि फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? ए में कि ऑक्साइड अयस्क, बी में कि सल्फाइड अयस्क, सी में कि सिलिकेट अयस्क, और डी में कि फॉस्फेट अयस्क। फेन प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? किस प्रकार के अयस्क का? तो ये किया जाता है, ये सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 58 नंबर में है कि मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? किसका किया जाता है? तो मैग्नेटाइट से हम करते हैं किसका? Fe का निष्कर्षण। Fe का, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये कितना नंबर में है? 59 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है? ए में कि कोरंडम, बी में कि जिंकाइट, सी में कैलामाइन, और डी में कि क्रोमाइट। निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड का अयस्क नहीं है? तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ये कैलामाइन नहीं है। और चलिए अगला प्रश्न आपका 60 नंबर में है कि
निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? ए में है कॉर्नलाइट, बी में मैग्नेसाइट, सी में डोलोमाइट और डी में जिप्सम। निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जिप्सम। जिप्सम होता है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न कितना नंबर में है? आपका अगला प्रश्न आ चुके हैं, ये आपका 61 नंबर में है। 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है? ए में गैलेना, बी में कि आयरन पायराइट, सी में कि मैग्नेटाइट और डी में कॉपर ग्लास। क्या हो जाएगा? 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा इसका, यानी मैग्नेटाइट हो जाता है इसका राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका 62 नंबर में प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हैलाइड अयस्क है? निम्न में से कौन सा है जो हैलाइड अयस्क है? ए में है कि कैसीटेराइट, बी में कि एल्गेसाइट, सी में सीडेराइट और डी में कि कॉर्नेलाइट। निम्न में से कौन सा हैलाइड अयस्क है? तो ये हो जाएगा कौन सा है? तो ये है आपका ये कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कितना नंबर में है? चलिए हम उसको भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न का ये 63 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा एक कार्बोनेट अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा है एक कार्बोनेट अयस्क नहीं है? ए में कि डोलोमाइट, बी में कैलामाइन, सी में कि सीहेराइट और डी में निकाट। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी निकाट हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 64 नंबर में है, जो अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस अयस्क को फेन उत्प्लवन विधि से सांद्रित किया जाता है? निम्न में से किस अयस्क को फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो बहुत आसान है, जिंक ब्लेड को किया जाता है, सिर्फ जिंक ब्लेड। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमने 64 प्रश्न बताए, कितना आपसे सही हुआ कमेंट में लिख दीजिए। कितना आप सही कर पाए कमेंट में लिखना है आपको, सभी स्टूडेंट को कमेंट में लिख देना है कि आपसे कितना सही कर पाए। तो चलिए हम अब वीडियो को एंड करते हैं। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।